Shri Bhanu Pratap Singh Verma ji ka, Honorable Minister of State, Ministry of MSME, Government of India. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. May I please request Shri Rakesh Sachan ji, Honorable Minister, Department of MSME, Khadi, Village Industries, Sericulture and Textile, Government of Uttar Pradesh. तालियों से बधाते रहें इनको, please everybody. सचन नहीं सचान. श्री राकेश सचान जी, Honorable Minister, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए सर. माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है. मैं विनती करूंगी श्री अमित मोहन प्रसाद जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, टू काइंडली जॉइन अस ऑन द स्टेज. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन सर. May I please request Shri Mayur Maheshwari ji, Director Handloom and Textiles, to kindly please join us on the stage. Shri Mayur Maheshwari ji. May I please request Shri Pranjal Yadav ji, Secretary Textiles, Government of Uttar Pradesh. आप कृपया करके मंच पे आए. मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अरिंदम बासु जी, डायरेक्टर ऑफ जनरल नित्रा, to please join us on the stage. Thank you so much for joining in, sir. May I please request Shri Sanjay Jain ji, Managing Director, TT Limited, to join us on the dais. May I please request Shri Lalit Thukral ji, President, Noida Apparel Export Cluster, to kindly join us on the stage. May I please request Shri Manmohan Singh ji, CMO Grasim Industries Limited, to kindly join us on the stage. And also I request Shri Ajay Sardana ji, President and Head Strategy and Business Development, Polyester Reliance Industries Limited, to please join us on the stage. And I request Mr. Gaurav Bathwal ji, Co-founder and Director, Nine Private Limited, to please join us on the stage, and he's going to be our session moderator too. बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका. And ladies and gentlemen, one district, one product को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, इस प्रथा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, तो हम लोग one district, one product ही हम लोग का एक स्टॉल भी है. आप लोग को मैं विनती करूँगी कि ज़रूर से आप उनको अटेंड करें. For floral welcome, may I please request Shri Rakesh Sachan ji, Honorable Minister, Department of MSME, Khadi, Village Industries, Sericulture, Textile and Government of Uttar Pradesh, to kindly do the floral welcome and welcome Shri Bhanu Pratap Singh Verma ji, Honorable Minister of State, Ministry of MSME, Government of India. Bouquet, please. Bouquet, please. मैडम बुके लाइए. मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय मंत्री जी से, कृपया करके आप स्वागत करें श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी का. जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. मैं रिक्वेस्ट करूंगी अब श्री अमित मोहन प्रसाद जी से टू वेलकम ऑनरेबल मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ MSME, खादी, विलेज इंडस्ट्रीज, सेरिकल्चर एंड टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री राकेश सचान जी. बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सर आपका. मे आई प्लीज रिक्वेस्ट श्री प्रांजल यादव जी टू प्लीज वेलकम श्री अमित मोहन प्रसाद जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. May I please request sir to do the honors and welcome श्री मयूर महेश्वरी जी. अच्छा, वे अभी जोड़ेंगे थोड़ी देर में. मैं प्लीज रिक्वेस्ट प्रांजल जी टू प्लीज वेलकम डॉक्टर अरिंदम बासु जी. बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सर आपका. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप स्वागत करें श्री संजय जैन जी का, मैनेजिंग डायरेक्टर, TT लिमिटेड. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. आप बैठ सकते हैं. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री शेष मणि पांडे जी टू काइंडली कम ऑन द डायस एंड वेलकम श्री ललित ठुकराल जी. श्री ललित ठुकराल जी का स्वागत करें आप, प्रेसिडेंट, नोएडा एपरल एक्सपोर्ट क्लस्टर. मे आई प्लीज आस्क यू टू वेलकम श्री मनमोहन सिंह जी, CMO ग्रासिम्स इंडस्ट्री लिमिटेड.
सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप स्वागत अच्छा अमित जी स्वागत करेंगे थैंक यू सो मच सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी शेषमणि जी से आप स्वागत करें श्री अजय सरदाना जी का प्रेसिडेंट एंड हेड स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिएस्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तालियां बजती रहें प्लीज़ और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप स्वागत करें श्री गौरव बथवाल जी का को फाउंडर एंड डायरेक्टर 9 प्राइवेट लिमिटेड बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सबका थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन तालियां बजती रहे प्लीज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल आवर डिग्निटरीज ऑन द डायस माननीय मंत्री जी के लिए सब के लिए ऑल द डिग्निटरीज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन लेडीज एंड जेंटलमैन द सेशन इज ऑन हैंडलूम टेक्सटाइल्स weaving India's growth story. The objective of this session is to discuss the emerging opportunities in various segments of handloom and textile sector in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh now aims to harness its potential to develop a strong textile sector including apparel and technical textiles. May I please request I'm so sorry. I request Shri Sheshmani ji to please welcome Shri Pranjal Yadav ji also, Secretary Textiles, Government of Uttar Pradesh. My apologies. You've been busy welcoming everybody. Thank you so much, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, हम हैंडलूम की बात कर रहे हैं और ग्लोबली अगर देखे जाए तो मार्केट साइज जो हमारे टेक्सटाइल का है एपरल सेक्टर का है वो एस्टिमेटेड है 120 लाख करोड़ INR 2021 और जो एक्सपेक्टेड है आगे ग्रोथ जो 2025 तक होने वाला है वो हम लोग आशा करते हैं कि वो 164 लाख करोड़ बाय 2025 INR ये काफ़ी अच्छा उछाल आएगा इनफैक्ट हमारे इंडस्ट्री में हैंडलूम इंडस्ट्री में द मार्केट साइज ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल एंड एपरल सेक्टर is estimated at INR 8 lakh crore that was in 2021 and expected to reach INR 15 lakh crore in 2025. That's a good one, right? तो ऐसे तालियां हो जाए हम लोग जो एम कर रहे हैं वो पॉसिबल होगा इस डिस्कशन से इस काफ़ी जो डिस्कशन होने वाली है हमारे हैंडलूम के बारे में India's textile and apparel export stood at 3 lakh crore INR in 2021 and expected to reach 5 lakh crores in 2025 INR. Ladies and gentlemen, the domestic apparel, in fact, अगर हम लोग यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, 4th largest state है, 3rd largest economy है, and one of the largest markets of textiles and apparels with a customer base of 25 crore people. आप सोच सकते हैं जितनी ज़्यादा तादाद में लोग रह रहे हैं उतनी ही रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उतनी ही डिमांड ज़्यादा होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश में हैंडलूम इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए सो लेडीज एंड जेंटलमैन फर्दर एडिंग टू इट देयर आर मोर देन 2100 टेक्सटाइल एंड एपरल इंडस्ट्रियल यूनिट्स 2.57 lakhs power looms with a production output of more than 39,000 crore and much more. So to talk more ahead about it, I would now request Mr. Gaurav Bathwalji, co-founder and director 9 Private Limited, to come and moderate this session and talk about it. So तालियां हो जाए. Hello. A very good morning to all of you. Shri Bhanu Pratap Singh Verma ji, Honorable Minister of State, Ministry of MSME, Government of India. Shri Rakesh Sachan ji, Honorable Minister, Department of MSME, Khadi, Village Industries, Sericulture and Textiles, Government of Uttar Pradesh. Shri Amit Mohan Prasad ji, Additional Chief Secretary, Department of Handloom and Textiles, Government of Uttar Pradesh. Shri Pranjal Yadav ji, Secretary Textiles, Government of Uttar Pradesh. Distinguished delegates, ladies and gentlemen. On behalf of CII and on my personal behalf, I would really like to welcome you all at the UP Investors Global Summit Day 2,
where we are going to discuss, we're going to have a good discussion on a textile session, right? So I would like to introduce myself. I am Gaurav Bathwal from Nine Private Limited. I'm the co-founder and director of the company. And we are manufacturing sanitary napkins and baby diapers very proudly in Gorakhpur, the city of Yogi Ji, our Kadam Bhumi of Shri Yogi Adityanath Ji, very proudly producing. So just a brief for the textile industry in UP, how it is going. Textile sector is one of the most important industry in the state. One of the most highest employing generation of is coming through the textile industry. UP is the third largest, highest fabric producer in India, and also by far the largest market for textile and apparel because of its wonderful consumer base of 240 million users. The session today focuses on the emerging opportunities in various segments of handloom and textile sector, including apparel and technical textiles. Our silk sarees from Banaras, the carpets from Bhadoi, chikankari work from Lucknow are the strength and pride to the nation. UP government has given us very huge opportunities in the state by recently announcing the new government policy 2022. Along with the PLI top-up which the central government has announced. For any entrepreneur like us, this is a high time and very motivating steps taken by the central government and UP government that we invest in UP. Our journey started in 2018 when we launched our product in Gorakhpur, and it's been 5 years. I was here at the summit in 2017. When we signed an MOU with the government of UP under textile policy of 2017, and we successfully delivered our project, and in 5 years, and the government has we are delightfully thankful to the government of releasing the subsidy also to us on time. So definitely that as an entrepreneur, it gave us some encouragement to again participate in this session today at the Global Summit Session 2.0, where again Nine has committed an investment of 500 crores in Gorakhpur itself. And we will be doing this in the phased manner in next 5 years. So definitely the steps taken by the government and the ministry is very, I would say, incentivizing us, entrepreneurs like us, to come in and do this investment and to be aligned with our Yogi Ji's vision to make UP a $1 trillion economy. So really looking forward, and thanks to all the ministries and all the departments who have been very supportive throughout this 5 years of journey, and next 5 years journeys will be definitely more encouraging for us. Really looking forward to it. Thank you. Thank you so much for inspiring all of us. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री शीश मनी पांडे जी to welcome Shri Mayur Maheshwari ji, Director and Commissioner, Handloom and Textiles. अभी अभी ज्वाइन किए हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much, sir, for joining in. Ladies and gentlemen, the next presentation, it is going to be by the Department of Handloom and Textiles, Government of Uttar Pradesh. For the same, I would request Shri Pranjal Yadav ji, Secretary Textiles, Government of Uttar Pradesh, to kindly come forward. गुड मॉर्निंग आदरणीय मंच और इस हॉल में उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, प्रदेश को टेक्सटाइल्स का हब बनाने के उद्देश्य से एवं 5 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हैंडलूम और टेक्सटाइल्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी, फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी अक्टूबर 2022 में अभी इश्यू करी है। मैं बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं सीधे आपको पॉलिसी के जो हाइलाइट्स हैं उसके बारे में शॉर्ट में एक यहाँ पे दूंगा प्रेजेंटेशन। प्रदेश के बारे में
जैसा हम सब लोग अवगत हैं, भारत के जो जीडीपी का प्रदेश 8% से अधिक उसमें सहयोग करता है। एक्सपोर्ट्स हमारे जो 5 साल पहले की फिगर्स थी और आज की जो फिगर है 88,000 करोड़ हम 5 साल पहले थे, और आज 1,58,000 करोड़ से अधिक हमारे एक्सपोर्ट्स हैं। एमएसएमईज़ की बात करें तो प्रदेश में देश का सर्वाधिक एमएसएमई बेस अपने स्टेट में है। 90 लाख से अधिक एमएसएमईज़ यहाँ ऑपरेशनल हैं, और आबादी में आपका प्रदेश मैक्सिमम है, तो उससे एक तो स्किल्ड वर्कफोर्स का एडवांटेज इस प्रदेश को है, और साथ ही साथ कंज्यूमर बेस इस प्रदेश में सर्वाधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 5 वर्षों में काफ़ी काम हुआ है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बहुत शीघ्र प्रदेश में होंगे। ओवरऑल 14 एयरपोर्ट्स अगले 1-2 वर्षों में प्रदेश में होंगे, जो कि किसी भी अन्य प्रदेश में इतने अधिक एयरपोर्ट्स नहीं हैं। रेलवेज़ के में सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी इस प्रदेश में है, और अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में इनलैंड वाटरवेज़ का भी इनॉग्रेशन किया। जो ये इंडस्ट्री है हमारी, इसमें प्रदेश में कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, देश के जो सबसे अधिक बड़े अपैरल क्लस्टर्स हैं उनमें से इनका भी नाम आता है। और जैसा हमारे एक्सपोर्ट्स की बात हुई, 20,000 करोड़ से अधिक की फिगर यहाँ से एक्सपोर्ट्स है। प्रोडक्शन आउटपुट 39,000 करोड़ की फिगर है, और पूरे प्रदेश में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हब्स बने हुए हैं। बनारस आजमगढ़ में सिल्क का हब है। कारपेट्स भदोही की आज से नहीं कई सालों से आप लोग सुने होंगे, भदोही की, मिर्ज़ापुर की कारपेट्स हैं। एपरल्स जैसा बताया अभी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर। हैंडलूम्स है बाराबंकी में, हरदोई में, अंबेडकर नगर में, लखनऊ में, बरेली, शाहजहांपुर में जरी जरदोजी का काम। इसी तरह से पूरे प्रदेश में जैसा मैं कह रहा हूं कि अलग अलग हब्स पहले से ही बने हुए हैं, और इन अच्छी पॉलिसीज से इन जो लोग ऑलरेडी इसमें एंगेज्ड हैं उनको काफ़ी इंसेंटिव्स हैं। जो नई पॉलिसी आई इसमें प्रदेश को ये बहुत एक हब बनाने की बात जो कह रहे हैं अभी आप देखेंगे, और एम्प्लॉयमेंट इससे बहुत अधिक आगे आने वाला है। और कई इन सब के लिए आवश्यक है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो प्राइवेट पार्क्स की भी हम लोग इसमें काफ़ी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, यदि कोई प्राइवेट पार्क्स में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए। ये जो पॉलिसी आई है इसमें इंसेंटिव्स जो भारत सरकार के इंसेंटिव्स हैं उसके ऊपर हैं, एडिशनल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव्स हैं। अगला पॉइंट है कि जो हमारे नए यूनिट्स हैं उनके लिए तो इंसेंटिव्स हैं ही, साथ ही साथ एक्सपेंशन वाले अगर कहीं एक्सपेंशन का भी है तो वहाँ उन यूनिट्स को, इंडस्ट्रीज़ को भी इसमें इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। इसमें हम लोग फैसिलिटेट करेंगे। जो लोग इसमें इच्छुक हैं पॉलिसी में आने के लिए, उनके लिए ये हम लोग फैसिलिटेट भी करेंगे। कॉमर्शियल प्रोडक्शन 3 वर्ष के अंदर स्टार्ट करने की बात है। जब एलओसी इश्यू करेंगे उसके 3 साल के अंदर कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट होना है। ओवरऑल जो इंसेंटिव्स की कैप है उसको इस तरह से रखा गया है कि वो जो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका 100% से एक्सीड नहीं होगा। ये एक पॉइंट है। आप में से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस पॉलिसी को स्टडी किया है और जानने के इच्छुक हैं कि एलओसी जो हमारी पहला स्टेप होता है, इशुएंस ऑफ एलओसी, उसके लिए ऑनलाइन सबमिशन भी कर सकते हैं, और हमारे जो हर जनपद में ऑफिसर्स हैं उनके ऑफिस में भी सबमिट हो सकता है। उसके बाद जो ऑफिसर कंसर्न्ड है वो उसको एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसीज कुछ हम लोगों ने बनाई हैं। अरिंदम बसु साहब आए हैं NITRA से, नैपकॉन्स है, यूपीकॉन है, ये सब हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसीज हैं जो कि उसको अति शीघ्र आपके प्रोजेक्ट को एग्जामिन करके फिर हमारे ACS सर भी यहाँ बैठे हैं, आपकी अध्यक्षता में एक समिति है, अगर 50 करोड़ के ऊपर का है
और अदरवाइज डायरेक्टर हैंडलूम के ऑफिस से फाइनली आपको एलओसी इश्यू होनी है। सेम स्टेप्स जब आप कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे, इंसेंटिव्स का डिसबर्समेंट की बात आएगी, तो उसमें भी सेम स्टेप्स, ऑनलाइन अप्लाई, फिर हमारे पीएमए और फिर अप्रूवल एट जो ऑफिस हमारे हैं एसीएस सर का ऑफिस, और इस सब पे अप्रूवल है। इंसेंटिव्स जैसा भी शॉर्ट में ये सब हैं कि लैंड कॉस्ट पे भी है, स्टैंप है, कैपिटल सब्सिडी है, और फ्रेट रीइंबर्समेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब, और स्पेशली यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप देखेंगे कितनी एग्रेसिव पॉलिसी है। लैंड कॉस्ट की बात करें तो गवर्नमेंट से लेने पे लैंड, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से लैंड लेने में 25% जो आपकी लैंड कॉस्ट है वो रीइंबर्स गवर्नमेंट करेगी। स्टैम्प ड्यूटी अधिकतर जगह 100% आपकी स्टैम्प ड्यूटी पे एग्जेम्पशन है। कैपिटल सब्सिडी 25% तक जो आपका प्लांट मशीनरी की कॉस्ट आई उस पे अपर कैप 100 करोड़ तक का है, 100 करोड़ से अधिक नहीं देंगे। 25% तक आपका एलिजिबिलिटी है प्लांट एंड मशीनरी पे। इसी तरह से बैंक लोन आप लेते हैं तो इंटरेस्ट जो पड़ेगा उसका जो भी एनुअल अमाउंट आएगा 60% ऑफ द अमाउंट वो रीइंबर्स का यहाँ पे प्राविधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपने लैब्स बनाई, R&D सेंटर बनाया, स्टाफ क्वार्टर्स बनाए, वर्कर्स हॉस्टल्स बनाया, रोड है, पावर, ड्रेनेज, इन सब पे भी जैसा आप देख रहे हैं 50% तक का या 25% जैसा है, ये सब भी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे प्राविधान इस पॉलिसी में है। बहुत ही अट्रैक्टिव पॉलिसी है, कई चीज़ें हैं। एनर्जी से कंसर्न जो 100% जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे एग्जेम्पशन है 10 साल के लिए, जो हमारी मेगा और सुपर मेगा गारमेंटिंग यूनिट्स हैं उन पे 5 साल के लिए जो आप वर्कर्स एम्प्लॉय करेंगे 3200 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से उसको भी गवर्नमेंट आपको एडजस्ट करेगी। फ्रेट जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए फ्रेट रीइंबर्समेंट भी पहले के 2 वर्षों में 75%, फिर 50% और फिर 25% 5वें साल में। प्राइवेट जो टेक्सटाइल पार्क्स हैं उसमें भी 50% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट का इसमें अप टू मैक्सिमम लिमिट है 50 करोड़ की। वो प्राइवेट पार्क्स जो लोग इच्छुक होंगे उनके लिए, और मिनिमम एरिया 25 एकड़ का होना चाहिए। और सिल्क इंडस्ट्री के लिए भी कैपिटल सब्सिडी का प्राविधान इसमें किया गया है। यूथ के लिए आप देखें, स्पेशली जो 35 साल से कम यूथ है और जो इंटरेस्टेड है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, उनके लिए ये इंसेंटिव्स का है, इस पे ध्यान दें। देखिए, प्रायोरिटी इन अलॉटमेंट ऑफ लैंड है। पहले तो अगर फ्लैटेड फैक्ट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं तो 50% जो आपका उसमें रेंटल लगेगा वो 5 साल के लिए 50% तक वो आपको रीइंबर्स हो रहा है। अगर आपने हैंडलूम लगाए, पावरलूम लगाए, डिज़ाइन स्टूडियोज़ बनाए, मार्केटिंग कंपनी बनाई, एक्सपोर्ट हाउस बनाए, तो उसका भी 75% ऑफ द कॉस्ट दैट इज बीइंग रीइंबर्स्ड, इंसेंटिवाइज्ड है ये। आप लोगों में जो हमारे यूथ हैं उन्होंने अगर अपने कोई ब्रांड बनाई और इसके आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं, तो आप इसमें देख रहे हैं कि अगर 50 आउटलेट खोलने पे गवर्नमेंट की तरफ से 4 करोड़ की अगर सेल कर रहे हैं तो 2 करोड़ तक का इंसेंटिव्स है। एक कंडीशन है कि 80% जो आपके स्टोर्स हैं वो आउटसाइड द स्टेट आप खोलें। अदर स्टेट्स में अगर आप आउटलेट्स खोल रहे हैं ब्रांड बना के, तो ये आप देखेंगे 50 आउटलेट खोलने पे 2 करोड़ है, 100 पे इसी तरह से 4 करोड़ है, और ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। और अगर बाहर आप खोलते हैं आउटसाइड इंडिया तो एक एडिशनल इंसेंटिव भी 2 करोड़ का है कि हमारी जो आपकी ब्रांड है वो और हाईलाइट हो, इंडस्ट्री और अच्छा करे। इसलिए लैंड बैंक इस समय पर्याप्त मात्रा में स्टेट में है।
आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां हमारे हब्स हैं, हर जगह हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां वहां ओवरऑल 12,000 एकड़ लैंड अवेलेबल है। आप लोग अप्लाई करेंगे तो लैंड अवेलेबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ मैंने जो हमारी प्रोमिनेंट हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनके नाम दिए हैं। आप लोगों ने जो पॉलिसी हमारी इससे पहले 5 साल पहले की पॉलिसी थी, आप लोगों ने उसमें कुछ अप्लाई किया था तो आप लोगों को हुआ है डिसबर्समेंट। गिनी फिलामेंट्स है, जैन साहब बैठे हैं, अभी आएंगे स्पीकर के रूप में, बाथवाल साहब ने अभी बताया, और भी आप देख रहे हैं। 175 एकड़्स का एपरल पार्क गौतम बुद्ध नगर में है, वहाँ पे अभी भी एक्सपेंशन का स्कोप है। और इंसेंटिव्स जैसा मैंने बताया कि हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं आप लोगों ने किया था, तो इस तरह से है। थैंक यू सो मच। ये एक है पिक बाथवाल साहब की फैक्ट्री का है, अभी रिसेंटली आपको एक अच्छा स्टेट ने वो दिया है, तो उसकी फैक्ट्री। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, Shri Pranjal Yadav ji, for a wonderful presentation. And ladies and gentlemen, Sadhguru rightly said that when human hands and heart work in tandem, that is grace in the making. Hand-woven cloth has beauty and grace that is significant. So ladies and gentlemen, on the screens, I would request my team to please play a video on textile and apparel sector in Uttar Pradesh. I'm sure it is going to be very, very interesting. India, the land where history and culture converge to create a legacy. The land where the Silk Route originated, where the world came to trade for the finest textiles. It's where the craft of handloom was perfected, where the art of embroidery reached its zenith. The Indian textiles and apparel sector is a veritable powerhouse on the global stage, a key contributor to the country's export basket. The industry provides employment to over 45 million individuals. With the Indian textile and apparel market projected to reach a staggering $190 billion and exports to $60 billion by 2025. The industry presents a plethora of growth opportunities. India holds a distinct advantage on the global platform, being the largest producer of cotton and the second largest producer of polyester and silk. Uttar Pradesh is the epicenter of India's textile industry. With well-known clusters, the state has an enviable ecology for expansion of the textile and apparel business. Varanasi is the world-famous silk handloom cluster. Bhadohi, the largest manufacturer and exporter of hand-knotted carpets. Gautam Buddha Nagar has emerged as a leading exporter of ready-made garments. Kanpur is now one of the largest hosiery-producing industrial regions in the country. The other major clusters are Lucknow for chikankari embroidery, Mau for silk brocades, Bareilly and Shahjahanpur for zari zardozi, Mirzapur and Sonabhadra for carpets, and Sitapur for daris. The state has over 2,100 registered textile units and 2.57 lakh power looms that employ 9 lakh people and produced more than 39,000 crore worth of textile and apparel products. In 2021-2022, the state's exports of textiles and clothing had a value of about 20,000 crore rupees. It is through the unwavering encouragement of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji that Uttar Pradesh's textile sector has become a paragon of excellence and a symbol of national pride. Leadership of Honorable Chief Minister Yogi Adityanath. The government of Uttar Pradesh has approved the Textile and Garmenting Policy 2022 for attracting investors and encompassing diverse fiscal incentives like reimbursement up to 25% of cost of land on purchased from government development authorities, exemption up to 100% of stamp duty, reimbursement up to 35% of the cost of plant and machinery,
Reimbursement of 60% of annual interest on loan for purchase of plant and machinery for 7 years up to 10.5 crore rupees. 100% exemption on electricity duty for 10 years. Employment generation subsidy of 3,200 rupees per worker per month to mega and super mega garmenting units for 5 years. Reimbursement up to 75% of freight cost for 5 years. Reimbursement of 50% of the project cost up to 50 crore rupees for developing textile and apparel park. Special incentives for youth to start self-employment by setting up handloom, powerloom, design studio, marketing company, export house and outlets. In addition, a dedicated 175-acre apparel park is coming up in Sector 29 next to the proposed Jewar International Airport. Government of UP is developing flatted factory complexes in Agra, Kanpur and Gorakhpur for MSME units. Being the third largest economy in the country, the state offers a large available land bank, a consumer base of 240 million people and the presence of institutes in the textile and fashion sector. With excellent road infrastructure and airports, Uttar Pradesh is well equipped to become a global textile manufacturing hub. The legacy of this land lives on in every thread and every stitch of the garments worn by people all over the world. It's a legacy that we are proud of. So come and discover the opportunities that await in Uttar Pradesh, the land of textiles, weaving India's growth story. Absolute, I'm sure with the support from the government of Uttar Pradesh, जो हमारा सपना है कि इसको टेक्सटाइल हब बना जाए, नॉर्थ इंडिया का टेक्सटाइल हब बना जाए, I'm sure it is absolutely possible. Ladies and gentlemen, to talk on the technical textiles, the future of textiles, may I please request Dr. Arindam Basuji, Director General NITRA, to kindly come forward. Honorable Bhanupratap Singh Burma, Honorable Minister of State, Minister of MSME, Government of India, Honorable Minister Sri Rakesh Sachan, Department of Ministry, MSME, Khadi Village Industries, Government of UP, dignitaries on the dais, off the dais. I am thankful to the organizer for inviting me to present our views here. Today I am going to discuss regarding the possibilities of new areas where one should invest. We should invest, and I invite all the investors to invest in the textile industry in UP, and the new future is the technical textiles. Because these are the areas where presently when we are doing in apparel and textile conventional, we request you to invest in the technical textiles also. So why technical textiles? Because these products are high value added products. Every product has got higher value addition there. Market is expanding as much faster rate than any other textile products. The reason is when the economical condition of the citizens improve, they want to improve the quality of life. The moment you look for the quality of life, technical textiles come into your picture. Because in the technical textiles, what we call, whatever apparel we are using, other than that, most of them are technical textiles. So what happens is in technical textiles, uses has got no limit. And it is reaching from aeroplane to very low level also, every level. So what we suggest that please invest in that, so that your high value addition will be there. Secondly, these low cost countries like Bangladesh, Vietnam and all these things, they are yet to reach to this part, technical textiles. So instead of comparing in low value products, if we do this for the high value products, our position will be much better. If you see the history of all the developed countries,
including USA, UK, and all the places, they have shifted to the technical textiles because they know very high value is there. For example, small example, if I can give you a polyester fabric with half square meter for heart patch cost $50. But if you produce it in India, it will cost you only $1. It's not more than that because you have to use a pure fiber and all this maintenance has to be there. So high value addition is there. So there is a scope of production for our domestic consumption as well as high export. Because I can tell you there are 2-3 companies, those who are making bulletproof vest and bulletproof jackets, and they're not only supplying to India, they are exporting to many other countries in a big scale. So these are the areas where I've got lot of scope, what we can do, not only domestic, export, because our technology-driven materials are here. So second, India has a large pool of technically qualified persons because these are intelligence-driven products. Because each product has to do a special R&D for that and their product development that. I am representing NITRA, which we are doing research on all textile as well as technical textiles. We are situated in Ghaziabad. If any help is required, we will be able to help you in product development, standard specification, all other cases where it is possible because technical textile is the future. If you see the growth, if normal textile, if it is 4 to 5%, in technical textiles growth is, I am telling in world also 7 to 8%. But in India, growth is much higher because in India till now, usage of technical textiles are very limited. It is around 16 to 17% of total textile product is technical textiles. But the future is by 24-25, it should be 28 to 30% of the usage. For example, I think they are telling medical textile products already they are being produced in India, in Uttar Pradesh. Similarly, many other products can be done, which is easily. Second, that here we can see a lot of infrastructure development is going place. For example, if I give a list, India to invest 1.4 trillion by 2025 on infrastructure across roads, rails, ports and housings. You see all this, you start from geotextiles because all these roads, airports, everywhere geotextiles are required. Now when we are talking about the doubling of income of farmers, there you need agrotextiles because there you can increase the productivity of agrotextiles by using mulch, fruit cover, crop cover, many other things are there which actually help in improving the production by minimum 50 to 60%. So especially for the fruits and vegetables, it is very, very useful. Then you know this, our automobile industry is growing like anything. And there is a policy that now old cars will be scrapped. So there will be more demand of the new cars. And these new cars, these are mandatory to have airbags, seat belts, and they use car interiors. All these products are textile products and we can produce it here. So that can be supplied to the all automobile manufacturers. So scope, as I told, there is no limit. And presently there are 12 protective textile products are coming under quality control order. After seeing the success of quality control order in toy industry, now Government of India has gone far on these textile products also. And this will help our Indian industry to produce because the quality control order stops inferior material to come into India so that Indian manufacturers get a scope to produce much more. So there are presently 12 protective textile products as well as around 24 medical textile products are coming under QCO within a month. So automatically there will be a demand. There, another thing is also there that all the industry presently working has to go by the standard workwear. That is specialized technical textiles for each quantity, each industry there is a specialized workwear. So under this QCO this also come. So there will be suddenly huge increase of market of workwear. So what I trying to tell that it is a future, not only it is going to soon it will jump because everything is
ready. Market is totally ready. Now I request to invest in UP and please try to put in technical textiles. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your insights. And ladies and gentlemen, the next is going to be the panel discussion. We have with us on the panel Shri Ajay Sardana ji. Can we have some mics on the stage for the panel discussion? Shri Ajay Sardana ji, President and Head Strategy and Business Development, Polyester Reliance Industries Limited. We have with us Shri Manmohan Singh ji, CMO, Grassims Industries Limited. And we have with us Shri Lalit Thukral ji, President, Noida Apparel Export Cluster. Ladies and gentlemen, this panel discussion is on the stakeholders' perspective on opportunities and challenges with special focus on Uttar Pradesh and suggestions from the investors to transform Uttar Pradesh as the preferred sourcing destination for global textile industry. So I request one by one our panelists to kindly have the discussion ahead. No, it's on. आदरणीय मंत्री श्री भानु प्रताप जी, आदरणीय मंत्री श्री राकेश सचान जी, मंच पर उपस्थित मेरे इंडस्ट्री मित्र एंड डेलीगेट्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि यूपी में इतना बड़ा सबमिट हुआ और कल जो हम लोगों ने सुना कि लगभग 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में आने वाला है, तो एक अप्रत्याशित नंबर है। एंड मैं अजय सरदाना रिलायंस को रिप्रेजेंट करता हूँ एंड हम इसमें भागीदार बनेंगे। जैसा कल हमारे आदरणीय चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने कहा कि हम लोग यहाँ पर अगले 4 साल में 75,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे और लगभग 1 लाख से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर जॉब की प्रोवाइड करेंगे। सो ये थोड़ा सा हमारे ग्रुप के बारे में। और आने वाले समय में मैं जो डिवीज़न को रिप्रेजेंट करता हूँ टेक्सटाइल में, वो पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर अभी इंडिया के अंदर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि कॉटन का उत्पादन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है पिछले कई साल से, और आने वाले समय में भी ज़मीन की उपलब्धता को देखते हुए पॉलिएस्टर कांस्टेंट रहेगा। तो आज अगर इंडिया के अंदर हम लगभग 10 मिलियन टन फाइबर कंज्यूम करते हैं तो उसमें से 5-5.5 मिलियन टन लगभग पॉलिएस्टर कंज्यूम होता है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड जो प्रोजेक्शन है बड़े बड़े अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के और एजेंसीज के जिन्होंने स्टडी किया है कि आने वाले 5 साल में इंडिया में पॉलिएस्टर लगभग 65 से 70% हो जाएगा। इसी हिसाब से हम लोग काफ़ी एक्सपेंशन कर रहे हैं पॉलिएस्टर में, और हमारा एक प्लांट यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर बाराबंकी में है जिसमें कि हम पॉलिएस्टर बनाते हैं और रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर बनाते हैं। आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी का बहुत डिमांड आ रहा है। ये जो रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर है, ये जो पानी की बोतल आप लोग पी करके सब छोड़ देते हैं, इसको पेट बॉटल बोलते हैं, इसको ही हम लोग कलेक्ट करके दोबारा से पॉलिएस्टर बनाते हैं उसमें, और उसका जो फैब्रिक और गारमेंट बनता है। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में जब वो प्रश्नोत्तर का जवाब दे रहे थे तो वो जैकेट पहना था। हमें बहुत ही प्राउड है कि जो रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर हम लोग बना रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। और बाराबंकी में जो हमारा प्लांट चल रहा है उसमें पूरा का पूरा हम ये पेट बॉटल लगभग हम 200 करोड़ पेट बॉटल जो यूज्ड है इंडिया का, लगभग 50% पेट बॉटल हम लोग खुद कंज्यूम करते हैं उसको, और गोइंग फॉरवर्ड इसको अभी बढ़ाने वाले हैं। पॉलिएस्टर इंडस्ट्री इस का कमिटमेंट है कि हम लोग डेफिनेटली रिसाइकलिंग बढ़ाएंगे दिन बर दिन, और जितना भी रिक्वायरमेंट रहेगा इंडिया का टेक्सटाइल वैल्यू चेन का हम लोग उसको पूरा करेंगे। और जो हम लोगों ने पास्ट में भी यूपी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप लोग देखते होंगे जियो, रिलायंस रिटेल अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। कल ही हमारे चेयरमैन ने अनाउंस किया कि 5G जो है 30 दिसंबर तक पूरे यूपी में अवेलेबल होगा। रिलायंस का कमिटमेंट यूपी के प्रति हमेशा से रहा है। पिछले इन्वेस्टर समिट 2018 में भी मेरे को आने का मौका मिला था,
और तब हमारे चेयरमैन ने लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था और एक्चुअल में हम लोगों ने 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सो इसको देखते हुए आप सोच सकते हैं कि कितना कमिटेड रिलायंस ग्रुप है यूपी के लिए। और कहने का भी जरूरत नहीं है, 25,000 कंज्यूमर जो मार्केट में रहेंगे, वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री इसको डेफिनेटली टेक केयर करेगा मार्केट को। टेक्सटाइल पॉलिसी जो अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया बहुत ही बढ़िया है, उसके लिए डेफिनेटली हम लोग उसको स्टडी करके और इसमें जो भी हमारे सुझाव होंगे करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए बासु जी ने जैसा बोला, तो टेक्निकल टेक्सटाइल में चाहे जियो टेक्सटाइल, चाहे मेडिकल टेक्सटाइल, चाहे जितने भी टाइप के टेक्निकल टेक्सटाइल हैं, सब में हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, सब में पॉलिएस्टर जाता है। हम लोगों का R&D करके जितने भी हाईवेज रोड्स वगैरह बन रहे हैं जहाँ पहले बजरी और कंकड़ डलता था, अभी सब में जियो टेक्सटाइल, इवन ये रिसाइकल्ड पेट बॉटल्स का उसमें डालते हैं। सो बहुत सारा इनोवेशन और R&D हो रहा है। सो समय की कमी के कारण मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सो मेनी पॉइंट्स, बट लुकिंग टू द फेलो कोलीग्स जिनको आगे बताना है। बट आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो, सो आई विल बी अवेलेबल टू डिस्कस एनीथिंग इन द सेशन टुडे टुमारो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for all the faith in Uttar Pradesh Reliance Industries Limited. Thank you so much. और मैं विनती करूंगी now to add on to his views श्री मनमोहन सिंह जी, CMO Grasim Industries Limited. Good afternoon. Good afternoon to the guest, Shri Bhanu Pratap ji, Shri Rakesh Sachan ji, Amit ji, Yadav ji, and Mr. Mayur Maheshwari. आप लोगों ने कल सुना होगा, Mr. Birla was here, so he had made the announcement on the new investment. Let me tell you the investment what we have done till today is around 40,000 crore investment is done in the state with the employment generation of 30,000 people. Another investment of 25,000 will bring another 15,000 people in employment to the state. I represent Grasim Industry. The one vertical is called Birla Cellulose. So Grasim Industry, after the Independence Day, in the same year, after 8 days of independence, the Grasim Industry was established as a company. We started a small plant in Nagda with 15-ton capacity of viscose fiber. Today we are 3,450 ton capacity per day of viscose fiber. India 2,250 tons, and outside India is another 1,000 plus tons. We are the largest producer of viscose fiber, viscose, modal, lyocell. And specific to textile industry, which comes to related to the handloom industry, we know that handloom industry is facing the enormous challenges with respect to the new generation is not coming up with their financial condition, with the margin, with the globalization. So over there, the Grasim industry is working hands in hand with the industry over here in UP. We work in various hubs, be it Tanda, Varanasi, Chandoli, Barabanki, Badoi, Farrukhabad, and Mirzapur. These are the couple of examples. We work in dress material, we work with the people who make carpets, we work with the people who make stole, gamsha, all these apparel as well as non-apparel apparel segment. The challenges which I was discussing earlier, that the new policy will definitely going to address a couple of those challenges. But the biggest challenge is how to connect the market. My business, which is Birla Cellulose, is not only working with the weaver or spinner or garmenter or the dyers to have the right product, but also to connect with the international as well as the domestic brands. We have, you know that Aditya Birla have many textile brands, apparel brands, be it Louis Phillips, be it Peter England, be it Pantaloons, and so forth. We not only source fabric, we also source garment from here. And that has been offered to domestic as well as the international players. We have launched a sub-brand of Birla Cellulose called Liva. If you see, many of the women kurtis have Liva tag. That is the certification of the quality of Birla fiber, as well as we certify the quality of the fabric garment or the dyers who make the fabrics. Other than Birla Cellulose, there are a couple of interventions which are being done by the group, whether it's called the training center we have. We have a training center in our Hindalco plant near in UP only, which is a training center for Kosha silk reeling. We are working with a company called Aridyam Handlooms, where we work with multiple hubs in UP.
I think again, as Ajay said, because of the shortage of time, I'll be happy to answer all the queries. And at the end, I'll say that we work with almost 400 plus weavers in UP. And we are happy to spread the wings so that we can take the industry forward, specific to textile, along with the other industries. Thank you very much. Thank you so much, sir. And now, please, may I request Shri Lalit Tukralji, President Noida Apparel Export Cluster, to share his views. आदरणीय भानु प्रताप जी, राकेश सचान जी, अमित मोहन जी, प्रांजल जी, मयूर जी एंड माय ऑल गेस्ट फ्रेंड्स, मेरे सब साथियों ने आपको सब कुछ बता दिया इंडस्ट्री के बारे में। ये कपड़ा बनाते हैं, ये यान बनाते हैं, आखिर में ये सब चीज़ों जब बन जाती है तो हम उस कपड़े को सीते हैं। आप लोगों के लिए बड़ी हर्ष की बात है बताऊं कि यूपी के अंदर नोएडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जब टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करते हैं तो मास्क की प्रोडक्शन सबसे पहले यहाँ शुरू हुई थी और रोज के 15 लाख मास्क बना के हम नोएडा में, यूपी में और पूरे भारत में देते थे। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करते थे। आज टेक्निकल टेक्सटाइल में हमारे नोएडा में जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है वहाँ के लिए 2.5 लाख ड्रेसेस बन रही हैं। कनाडा को सारी वर्दियाँ जो जाती है मिलिट्री की सब नोएडा से बन के जाती हैं, अमेरिका को भी जा रही हैं। सो नोएडा उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज हम जो गारमेंट की इंडस्ट्री है वो पूरी तरह तैयार है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये आदित्य बिरला ग्रुप वालों ने हमारे को नोएडा में एक स्टूडियो खोल के दिया जो कि एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे लोगों को अच्छे साधन मिलें, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आए, नए फैब्रिक्स आए, तो ये सब चीज़ें इन्होंने हमें वहाँ पे स्टूडियो खोल के दी जिससे हमारी इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिला है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, सचान जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो एक पॉलिसी, जो क्लस्टर पॉलिसी को अपनाया है, जो इन्होंने पार्क की पॉलिसी अपनाई है जिसके रूप में सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसके अंदर एमएसएमई का अगर उधार होगा तो इसी से होगा, क्लस्टर से होगा। किसी भी देश के अंदर अगर किसी ने उन्नति की है तो सिर्फ क्लस्टर सिस्टम से की है। क्लस्टर में क्या होता है कि एक तरह की सब फैक्ट्रियाँ लगती हैं, उन सब की प्रॉब्लम्स भी एक तरह की होती हैं। सरकार को 2 हल निकाले तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमें पूरा साथ मिला है। जितने न्यू स्टार्टअप्स हैं, नए डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए मैंने सजेस्ट किया था, रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने फ्लैटेड फैक्ट्री के लिए परमिशन दे दी। आज हर जगह फ्लैटेड फैक्ट्री बन रही है जिसमें हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को काम करने में बहुत आसानी होगी। हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या है हमारे इंडिया के अंदर और आगे पूरा हमारा जो इंडिया यंग इंडिया है। मैं किसी अर्थशास्त्री से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह की पॉलिसी हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से डिसीजन लेते हैं, हमारे सचान साहब जिस तरह से हर चीज़ को जवाब देते हैं, हर काम को जल्दी से करते हैं, उन पॉलिसीज़ को देखते हुए हमारा देश ये 1 ट्रिलियन की जो हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो प्लानिंग है ये तो 3 साल में पूरी हो जाएगी और अगले 10-12 साल के अंदर हमारा देश इंडिया सबसे ज़्यादा अमीर देश होगा। 20 साल के बाद हमारा देश हिंदुस्तान सबसे बड़ी ताकत होगा, नंबर 2 चाइना होगा, नंबर 3 अमेरिका होगा, क्योंकि हमारे पास यंगस्टर जो हैं और जो काम कर रहे हैं, जो हमारी सरकार की नीतियां हैं आज, जो उनकी काम करने की नीयत है जिससे सबको बढ़ावा मिल रहा है, इसका असर आप अभी देखेंगे। मैं आपसे सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे नोएडा में देखिए आज से कुछ साल पहले हमारी एक्सपोर्ट थी 15,000 करोड़ की, आज 35,000 करोड़ से जंप करके 40,000 करोड़ आ गई है और 2 साल में टारगेट है 60,000 करोड़ का। अभी गोरखपुर में अपैरल पार्क बना है, बाकी सब जगह जो प्लेटेड फैक्ट्री बननी है, लोगों को बढ़ावा होगा तो हमारी एक्सपोर्ट जो आज है यहाँ पे टोटल एक्सपोर्ट
वो 4 गुना हो जाएगी अगले 3 साल के अंदर। तो मैं इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हम लोग पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से इस काम पे लगे हुए हैं। हम जो कपड़ा सीते हैं, हम खाली कपड़ा नहीं सीते हैं, हम कपड़े के बाद रोजगार देते हैं लोगों को और हम समाज को भी सीते हैं। समाज की हर चीज़ के काम को हम करते हैं। तो मैं अपने सब भाइयों से, यूपी के भाइयों से प्रार्थना करूंगा और उनसे सबसे अपील करूंगा कि आप सब लोग अपने साथियों को, अपने लोगों को स्किल डेवलपमेंट में करवा के आप गारमेंट इंडस्ट्री में लेके आइए। इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा भी मिलेगा और बहुत काम भी मिलेगा और यही हमारे देश को, हमारे प्रदेश को मजबूत बनाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसे कि सर ने कहा कि यंग माइंड्स एंड यंग हार्ट्स के साथ जो लंबे समय का विजन लेके चलेंगे, आई एम श्योर द यूथ ऑफ इंडिया इज ऑल सेट रेडी टू हैव इंडिया एट number one position across the world. Ladies and gentlemen, may I please request now Shri Sanjay Jain ji, Managing Director TT Limited, to talk on and share his experience on and the success story from existing investors from Uttar Pradesh. Sir. धन्यवाद यूपी सरकार को हमें बुलाने के लिए। मंच पर बैठे मंत्री महोदय, अपने ब्यूरोक्रेसी और मेरे इंडस्ट्री के साथी मंच पर और मेरे सामने। टीटी ब्रांड जैसे आप सब जानते हैं यूपी में लास्ट 50 साल से है और शायद ही कोई ऐसा जिला है या टाउन है जहाँ टीटी ब्रांड मिलता नहीं और पहना नहीं जाता है। तो हमारा यूपी से जो संबंध आज का नहीं है, बहुत पुराना है और हमने बहुत सारे सेगमेंट्स में, क्लस्टर्स में माल बनाया है ओवर द इयर्स, चाहे वो कानपुर हो, सहारनपुर हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, आगरा हो, हर जगह हमारा कोई ना कोई समय पर हमने जॉब वर्किंग में या मैन्युफैक्चरिंग में होजरी के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। करेंटली हमारी यूनिट गजरौला में है, 16 एकड़ में है, करीब 1000 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट पाते हैं वहाँ पर। और उस यूनिट में 2018 में मुझे अच्छे से याद है, मैं उस टाइम सिटी का चेयरमैन था और निट्रा का भी चेयरमैन था। तो मुकुल साहब जी जो ACS थे, हम खुद बैठकर सिटी ऑफिस में पूरा डिस्कशन करके टेक्सटाइल पॉलिसी 2018 में अनाउंस हुई थी। मैं इन्वेस्टर समिट में भी आया था, वहाँ भी बात किए थे और हमारी यूनिट सबसे पहली यूनिट होगी जो 2018 एंड में ही कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। हमने इमीडिएटली पॉलिसी के साथ साथ मशीन ऑर्डर किया, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास था। तो हमारा संबंध पॉलिसी से, यूपी से बहुत गहरा और बहुत पुराना है। मैं 2-4 चीज़ें बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा पॉपुलेशन है, हमारा मार्केट है। जैसे बताया 16% लोग यूपी में निवास करते हैं और यूपी का जो GDP ग्रोथ है, यानी उनका परचेजिंग पावर बहुत फास्ट बढ़ रहा है और ये इंडस्ट्री मेनली MSMEs के हाथ में है, एक्सेप्टिंग नोएडा क्लस्टर जो एक्सपोर्ट होता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री सब MSMEs के पास है। तो मैं सरकार को स्पेशल निवेदन करूंगा, सिर्फ मेगा या सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स को नहीं, लेबर सब्सिडी MSMEs को भी दी जाए ताकि वो 50-100 मशीन से 200 मशीन की हिम्मत करे। हमें वो सिग्नल देना है कि जो हमारे आदमी, हमारी इंडस्ट्री है, वो आगे आए, वो बड़ा बने। दूसरी बात, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा स्ट्रेंथ है, वी शुड थिंक अबाउट अ मेड इन यूपी टैग, ताकि यूपी के निवासी गर्व से पहने कि ये हमारे राज्य में माल बना है, इसीलिए हम पहनेंगे। ऐसे ही सोच बिहार में भी मैं दे के आया था, बातचीत चल रही थी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बारे में आप सोचें। और क्लस्टर जैसे ललित जी ने बताया, MSMEs विल ओनली ग्रो इन क्लस्टर्स। तो आप क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करें और वहीं पर पार्क बने, चाहे होजरी का हो तो कानपुर के पास बने, सहारनपुर के पास बने, बनारस पीछे हो गया है, पहले बहुत प्रोडक्शन होता था। क्या हम वापस कोई क्लस्टर वहाँ बना सकते हैं? क्योंकि अब बनारस बहुत हाईलाइट में है पूरे देश में, सब जगह। और बहुत ज़रूरी है हमारी हर पॉलिसी टाइम बाउंड हो सर, ताकि ये वो एक ढंग से वो बैंकों को, हमारे इन्वेस्टर को वो कॉन्फिडेंस देती है कि टाइम बाउंड MSME अगर करती है, उनका हैंड होल्डिंग भी होगा और उनको टाइम बाउंड इंसेंटिव्स मिलेंगे, क्योंकि कैश फ्लो पूरा का पूरा इसी पर निर्भर है। MSME के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो बैंक के पास जाए। और आखिर में मैंने आज पॉलिसी बड़ी ध्यान से देखा जब प्रेजेंटेशन कर रहे थे सर, और मैं चाहूंगा कि पूरा हाउस एक अप्लॉज के साथ यूपी गवर्नमेंट को धन्यवाद करे फॉर सच ए फैंटास्टिक पॉलिसी।
मैं बहुत से राज्य सरकार के साथ काम करता हूं और काम किया है पॉलिसी पर। हमारे यूनिट्स गुजरात में, तमिलनाडु में, बंगाल में, यूपी में है, दिल्ली में भी काम है, लुधियाना में भी है। आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक पॉलिसी, वेरी वेल थॉट आउट, और 2018 के पॉलिसी से भी एक कदम आगे है। बट इसकी बारीकी में हमें जाना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा कि हमें नेक्स्ट स्टेप तक जाना है, और हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं सरकार से निवेदन करूंगा आप एक एक्सीलेंस सेंटर बनाएं जिससे एमएसएमई को ये बता सके हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री 4.0 कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं। छोटे यूनिटों को नहीं पता है कि हम रोबोट्स को अपनी फैक्ट्री में कैसे लाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े वाले लोग तो कर लेते हैं, दे हायर अ कंसल्टेंट। तो प्लीज अपने को एक ऐसा एक्सीलेंस सेंटर बनाए लखनऊ में या कहीं पर, जहां कोई भी एमएसएमई वाला आकर ये देख सके कि व्हाट इज गुड फॉर हिम, हाउ टू इंप्लीमेंट। क्योंकि हर एक की फैक्ट्री में मैं निश्चित के साथ कह सकता हूं स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट थोड़ा नहीं बहुत है। हमें प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ानी है, सिर्फ हमें डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेचना है। वी नीड टू बिकम द एक्सपोर्ट कैपिटल, एंड सिर्फ एक नोएडा नहीं कर पाएगी ये, क्योंकि लेबर ड्रिवन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गारमेंट इंडस्ट्री मैक्सिमम लेडीज को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो एक और ऐसा नोएडा जैसा गारमेंट क्लस्टर के बारे में दिमाग लगाया जाए और उसको फुल सपोर्ट मिले, ताकि वो एक एग्जाम्पल बने इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए कि गवर्नमेंट ने कैसे एक नया क्लस्टर, जैसे कहते हैं ना नया शहर बना देते हैं, नई सिटीज तय कर देते हैं, वैसे ही टेक्सटाइल और अपैरल का एक नया क्लस्टर तैयार करे, ताकि आसपास की लेडीज वुमेन एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ सके। दिस विल बी इंक्लूसिव ग्रोथ, और हम सब एक साथ मिलकर प्रगसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों से हम स्वागत करते हैं श्री राकेश सचान जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई, खादी, विलेज इंडस्ट्रीज, सेरिकल्चर एंड टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं इनसे विनती करूंगी हमें आश्वासन दे और मार्गदर्शन करे हमारी इंडस्ट्री के लिए, हैंडलूम के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए। सर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सेशन के मुख्य अतिथि भारत सरकार के एमएसएमई मंत्री आदरणीय भानु प्रसाद वर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे बीच में गौरव ठकराल जी, अरविंद जी, अजय जी, हरीश चटर्जी जी, ललित जी, अमित मोहन प्रसाद जी और प्रांजल यादव जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं, और इस सदन में बैठे सभी हमारे उद्योग जगत के सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के तमाम सम्मानित उद्योगपतियों और अपने बीच में अधिकारियों का भी कि इस कार्यक्रम में समय निकाल करके सब लोग आए। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भारतवर्ष का उत्तर प्रदेश एक विशिष्ट राज्य है, संभावनाओं वाला प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, और लगातार जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपनी शीर्ष ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है, सर्वांगीण विकास की लिए लगातार सरकार की जो पहल है, और उसी के चलते आज इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट के इस कार्यक्रम में आप सभी यहाँ पर पधारे हैं लखनऊ की धरती में, और जिसमें कल उद्घाटन के अवसर पर आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोग लगातार उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और
औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से लोगों का रुझान बढ़ा है कानून व्यवस्था को लेकर के, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, कि लगातार अपने जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, उसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश सहयोग देने के लिए आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, बधाई करता हूँ। और जिस तरह से बड़ा एक लोगों को एक विश्वास जगा है और जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक माहौल बना है इन्वेस्ट के लिए, नहीं जहां हम लोगों ने 10 लाख करोड़ की जब रचना हुई कि इन्वेस्टर समिट करना है, तो 10 लाख करोड़ का लक्ष्य हम लोग लेके चले। जब हम लोग मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को 9 देशों में टीम बना करके भेजा और वहां से जब हम लोग लौट के आए तो जो उत्साह पूरे विश्व में के पटल में लोगों का मिला और लगभग 7.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के MOU लेकर के जब हम लोग आए तो मुख्यमंत्री जी ने इस लक्ष्य को बढ़ा करके 17 लाख करोड़ किया और आज 17 लाख करोड़ को पार करके अपने आप 32,90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की सहमति इच्छा हमारे इस उत्तर प्रदेश में लोगों ने अपनी व्यक्त की है। और जिस तरह से पूरी इन्वेस्टर समिट में आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं 9 देश से, पूरे देश से हमारे मंच में बिरला ग्रुप के और रिलायंस ग्रुप के जिस तरह से आज उन्होंने कल घोषणा की और टेक्सटाइल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके की GDP यहाँ पर भारत में 8% की सहभागिता हमारा उत्तर प्रदेश GDP में दे रहा है, जिस तरीके से ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश उभर रहा है और उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत में पूरी तरह से हथकरघा वस्त्र उद्योग हमारी पुरानी परंपरा है। यहाँ हस्तशिल्पी कारीगर और तमाम तरीके के पहले से लोग इस धंधे में जुड़े हैं। जिस तरह से आजमगढ़ में हमारे चिकनकारी जो लखनऊ में है और भदोई में कालीन, हमारा बनारस, जिस तरह से साड़ी हर जगह, और उसी के चलते हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आगे बढ़ा करके प्रयास किया है कि हर तरह से लोगों को प्रोत्साहन मिले, उनको सम्मान मिले। और इसीलिए हम लोगों ने जो अभी रेडीमेड गारमेंट, टेक्सटाइल, होजरी के बड़े क्लस्टरों को भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि वो स्थापित हो। जिस तरह से लखनऊ में हम लोग एक बड़ा अप्रैल पार्क 1000 एकड़ ज़मीन में बनाने जा रहे हैं, जिसका कि करीब करीब सारी तैयारी है, ज़मीन भी हमारे पास है। थोड़ा बहुत जो उसमें भारत सरकार के यहाँ 500 करोड़ रुपए की हम लोगों को लगभग उसकी स्वीकृति भी मिल गई है। तो लगातार हम लोगों का प्रयास है कि टेक्सटाइल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हब बन करके उभरे। इसीलिए हम लोगों ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसका अभी बड़े विस्तार से हमारे सचिव महोदय ने एक एक पॉइंट को उनमें रखा है और उसी के चलते आज कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी 1100 नई कंपनियों ने 56,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे वस्त्र और गारमेंट के क्षेत्र में उन्होंने दिए हैं। मैं आप सभी का बधाई देता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं कि ये बड़ी राशि है जो 56,000 करोड़ का प्रस्ताव हमें मिला है। 1100 से अधिक कंपनियों ने इच्छा जताई है उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए और लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से टेक्सटाइल की नीति तमाम हमारे व्यापारिक संगठनों से हम लोगों ने चर्चा करके, ठगराल जी बैठे, बहुत सारे लोग, जब हमें इसका MSME का दायित्व मिला इस विभाग का, तो बहुत सारे लोगों ने जो सुझाव दिए, उन सुझावों को लेकर के हम लोगों ने जो 2022 की टेक्सटाइल नीति बनाई है उसमें बहुत सारी सुविधाएं
हम लोगों ने उद्यमियों को देने का प्रयास किया है। 25% अनुदान जो अब गौतम बुद्ध नगर में 15%, बाकी सभी जगह पर अगर सरकारी संस्थाओं से कोई भूमि क्रय करेगा तो उसका 25%, स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट और 75% केवल गौतम बुद्ध नगर के कहीं पर भी पूर्वांचल में, लखनऊ में, बुंदेलखंड में अगर इकाइयाँ लगाते हैं। कैपिटल सब्सिडी हम लोगों ने 25% कैपिटल सब्सिडी का जो छूट देने का हम लोगों ने इसमें प्राविधान किया है। प्लांट मशीनरी आप क्रय करते हैं उसमें ब्याज में भी हम लोगों ने 60% की छूट देने का काम किया है, जिसमें 7 वर्षों तक ये दिया जाएगा। रोजगार सृजन में जो मेगा सुपर के क्लस्टर जो लगाते हैं उनको 3200 रुपये श्रमिक का भी हम लोगों ने देने का प्राविधान जो अपनी नीति में किया है। लगातार 5 सालों तक माल भाड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों तक हम लोगों ने जो भी लगेगा उसमें 2 वर्ष तक 75% और 2 से 4 वर्ष तक 50% और उसके बाद 25% तक का अनुदान देने की हम लोगों ने इस नीति में जो व्यवस्था किया है। निजी टेक्सटाइल पार्कों में जो अनुदान की बात हम लोगों ने कही है कि कहीं कोई टेक्सटाइल पार्क अगर अपना डेवलप करता है तो उसमें भूमि की लागत को छोड़ के जो भी इनफा उसका प्रस्ताव आएगा, जो भी उसमें खर्च आएगा उसके डेवलपमेंट में उसका 50% हम लोग देंगे और अधिकतम 50 करोड़ रुपए सीमा तक की वित्तीय सुविधा दी जाएगी। इस तरह से लगातार सरकार ने बहुत ही मजबूत इरादे से आज आपके बीच में आई है और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, आपका पूरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारा जेवर का बन रहा है, अयोध्या का बन रहा है और हर तरफ हमारे डेडिकेटेड कॉरिडोर जो सीधे समुद्र को जोड़ रहा है, हमारे जो निर्यातकों को माल पहुंचाने में आसानी होगी। लॉजिस्टिक सुविधाएं, एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे लगातार बन रहा है। हमारा गोरखपुर का लिंक एक्सप्रेसवे 90 किलोमीटर का बन रहा है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन के सारे जो रोड कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे और जो एयर कनेक्टिविटी और जो रेल कनेक्टिविटी, ये सारी जो कनेक्टिविटी आपके उत्तर प्रदेश में है, इससे निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ में यहाँ पर बाजार भी है, यहाँ पर उपभोक्ता भी है, यहाँ पर सस्ते श्रमिक भी हैं, तो हर तरह से आपका उत्तर प्रदेश आपके लिए उपयोगी है और ये सरकार ने पूरी तरीके से आपकी मदद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर तरह से ये सोचा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और ये टेक्सटाइल क्षेत्र में ये हब बन करके उत्तर प्रदेश उभरे और इसीलिए ये पॉलिसी में हम लोगों ने इतनी सारी सुविधाएं आपको हम लोगों ने प्रदान की है। मैं पूरे तरीके से जो हमारे यहाँ के नौजवान पढ़ लिख कर के लिए रोजगार के लिए भटकते थे, उनके लिए 75% तक हम लोगों ने सब्सिडी इसमें देने का काम किया है कि अगर कहीं कोई टेक्निकल लोग हैं वो अपना इंडस्ट्री लगाते हैं, जैसा हमारे अभी पूर्व में वक्ता कह रहे थे कि एमएसएमई सेक्टर को हमें बढ़ाना है, उस पर भी हम लोगों ने इस सेक्टर पर लगातार एमएसएमई सेक्टर पर भी 25% हम लोगों ने कैपिटल सब्सिडी और 50% ब्याज तक में सब्सिडी हम लोगों ने देने का किया है 5 साल तक। ये कभी भी किसी भी पॉलिसी में आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है, इसलिए ये बड़ा उत्तर प्रदेश है और बड़ा राज्य है और जिस तरह से कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, इसलिए मैं सभी इनसे जुड़े यहाँ पर सदन में बैठे व्यापारियों का, अपने उद्यमियों का, अपने जितने भी इससे जुड़े हैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इस उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे और जिस तरह से नोएडा में हम लोग गए थे, नोएडा में भी हम लोगों का अप्रैल पार्क बन रहा है और लगातार गारमेंट क्षेत्र में हम लोग
ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। हर तरह से सरकार आपके साथ है। आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर समिट में आप आ गए आगे, जब भी कहीं कोई दिक्कत होगी हम लोगों ने इसीलिए ऑनलाइन सब पोर्टल बना करके आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने बनाया कि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। अगर परेशानी कहीं है आप मिलिए, बताइए, सरकार आपके साथ है, आप आगे बढ़िए और नए उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में अपना सहयोग करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, हम सबको आश्वासन देने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हम सबके साथ है। इनफैक्ट जो भी डिग्निटरीज बैठे हुए हैं ऑन द डायस, मैं उनका ध्यान कराना चाहूँगी कि गोरखपुर, जहाँ पे हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था, पॉलिटिकल करियर गोरखपुर से, वहाँ पे गोरखपुर में एक टेक्सटाइल पार्क आ रहा है और बहुत ही संभावना है, बहुत सारी संभावना है इन्वेस्टमेंट्स के लिए और काफ़ी अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो मैं आप सबसे बस इतना ही ज्ञात कराना चाहती थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आप सबकी तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूँगी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के इस हैंडलूम एवं टेक्सटाइल सत्र में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के MSME विभाग के मंत्री, मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा है पोखराया, वहाँ से विधायक हैं आदरणीय राकेश सचान जी, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद जी, यूपी सीडा के CEO श्री मयूर महेश्वरी जी, टेक्सटाइल विभाग के सचिव श्री प्रांजल यादव जी, TT लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजय जैन जी, नोएडा अप्रैल एक्सपोर्ट क्लस्टर के प्रेसिडेंट श्री ललित टुकराल जी, नॉन प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर श्री गौरव बथवाल जी, रेमंड लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट श्री हरीश के चटर्जी जी, रिलायंस इंडस्ट्री के लिमिटेड के श्री अजय सरदाना जी, नित्रा के महानिदेशक श्री अरिदम बसु जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पधारे इंडस्ट्री जगत के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस आयोजन को सफल बनाने में आए राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, यहाँ आए हुए सभी उद्यमियों, पत्रकार बंधुओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं यहाँ जो निवेशक आए हैं उन सभी निवेशकों का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और विशेष रूप से ये स्वागत करने का सौभाग्य मुझे इसलिए मिला है कि मैं इसी प्रदेश से पूर्व विधायक रहा हूं और आज इसी प्रदेश से सांसद के रूप में केंद्र में आज केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में MSME का मंत्रालय का भार जो मुझे मिला है, इन सबकी वजह से
मैं उत्तर प्रदेश के निवासी की वजह से यहां आए हुए सभी निवेशकों का अपनी ओर से पुनः अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से आज हम लोगों ने सुना जो इन्वेस्टर्स यहां आए हैं, उन्होंने अपना इस उत्तर प्रदेश की धरती पर उद्योग लगाने के लिए अपने पैसे का निवेश किया है। आज हम लोग अगर देखें तो लगता है कि जिस तरीके से अभी हमारे मंत्री जी ने बताया कि निवेश के लिए हमारे मंत्री विदेश भी गए और विदेश लौटने के बाद जो टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा वो एक बार ही नहीं, हमारे निवेशक बंधुओं ने इस उत्तर प्रदेश सरकार की में करीब अभी भी बताया है 32 लाख करोड़ का निवेश किया है, उसे कहीं ज्यादा का निवेश किया है। इसलिए मैं पुनः सभी बंधुओं का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि किस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास करने का जो आज हम सब लोग देख रहे हैं, वही धरती है, वही प्रदेश है। 2017 के पहले या 2014 के पहले केंद्र में सरकार जब नहीं थी, 2014 के बाद जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी और देश के ऐसी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी बने, तो उन्होंने सबसे पहले देश में उद्योग कैसे लगे, हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले और अपनी सरकार के द्वारा हम देश की ज्यादा से ज्यादा सेवा कैसे कर सकें। विशेष रूप से उन्होंने सबसे पहले 2015 में ही बिजनेस डिफेंस एक्शन प्लान को लागू करने का प्रयास किया था। इसके बाद 2016 में मुझे अच्छी तरह से याद है, नोएडा में स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत हमारे नए नए जो युवा लोग थे वो अपना उद्योग लगा सकें, इस योजना को भी लॉन्च किया था। लेकिन हमने 2014 से 2017 तक देखा कि इस उत्तर प्रदेश में जो स्थिति पहले से थी उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर खराब थी। 2017 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को संभाला और संभालने के बाद उन्होंने सबसे पहले अगर काम किया तो सबसे पहले चिंता उन्होंने की कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। और उन्हें कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में जहां जहां जो माफिया थे, गुंडे थे, बदमाश थे, सफेद पोश में कुछ ऐसे भी राजनेता थे जो अपने जमाने में जनता का उत्पीड़न करके ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का काम करते थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले उन्हीं के ऊपर प्रहार किया और प्रहार करने के बाद उनको कानून का रास्ता दिखाया। आज मैं कह सकता हूं, कभी कभार हम लोग जब उन माफियाओं के मुंह से सुनते हैं, जब वो जिले की कोर्ट में आते हैं तो बड़े बड़े माफिया कहते हैं, अरे भाई उत्तर प्रदेश में जो हमारे योगी जी हैं उनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है,
वो बड़ाई करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्होंने ऐसी सरकार कभी देखी ही नहीं थी जिसमें कानून का राज हो। उन्हें भी लगता है कि आज मैंने जो कुछ किया है, कानून मुझे सजा तो दे ही रहा है, लेकिन मैं इसके बाद मैं प्रदेश की जनता के साथ वो व्यवहार करूंगा जो मुझे जनता के साथ करना चाहिए प्रतिनिधि के रूप में। आज मैं कह सकता हूं, उसी की वजह से आज उत्तर प्रदेश में जो निवेश हुआ है, चाहे विदेश की कंपनियां हों और चाहे देश की कंपनियां, सभी लोगों ने आकर इस प्रदेश में निवेश किया है। और इसी आशा विश्वास के साथ कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी मदद करेगी। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, जो हमारे टेक्सटाइल के सेक्रेटरी हैं प्रिंजल यादव जी, उन्होंने पॉलिसी, टेक्सटाइल की पॉलिसी के बारे में सारी चीजें आप सब लोग के समक्ष रखी हैं। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि आज जो सारी चीजें हैं, उन्हीं पॉलिसी की वजह से, जो पॉलिसी अच्छी पॉलिसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाई है, उन पॉलिसी में जो हमारे उद्योगपतियों को लाभ दिया जा रहा है, उन्हें सुगमता दी जा रही है, उसी की वजह से ज्यादा उद्योग लगाने के लिए वो उत्तर प्रदेश की तरफ जनता, उत्तर प्रदेश की इस धरती पर पधार रही है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी 16-17 में थी 13 लाख करोड़ से कम थी, लेकिन 2023 में ये 22 लाख करोड़ से बढ़कर अधिक हो गई है। यह ग्रोथ प्रति दर 17% की दर से बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि 2016 और 17 में प्रति व्यक्ति आय 46,500 रुपए थी, अब बढ़कर 81,500 हो गई है। क्योंकि देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़ी ताकत के साथ, कानून व्यवस्था के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमें मालूम है 2017 के बाद उन्होंने सबसे पहले अगर कोई आदेश दिया था तो उन्होंने पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारियों को दिया था और उन्होंने कहा था इस देश में बरसों से जो सड़कें खराब हैं, उनमें गड्ढे हो गए हैं, मुझे 100 दिन के अंदर अंदर ऐसी सड़कें मिलना चाहिए जब भर्राटे के साथ हमारी देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता, हमारे देश के लोग आकर यहां अच्छी तरह से सफर कर सकें और उद्यमी आकर यहां उद्योग लगा सकें। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारी उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2023 का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की गई है। मुझे भी झांसी में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं वहां झांसी में 25 जनवरी को गया था और मैंने वहां जब देखा कि किस तरीके से उस समय 1,11,000 करोड़ के प्रस्ताव आए थे और आज जब मैं चल रहा था इस समिट में आने के लिए तो मुझे सूचना प्राप्त हुई कि 2,35,000 करोड़ के प्रस्ताव आ गए हैं अकेले एक डिस्ट्रिक्ट में, और करीब 1,35,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। एक अकेला बुंदेलखंड, जिसे लोग कहते थे बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र है, अकेले ही झांसी से। उसके बाद मुझे मेरा लोकसभा क्षेत्र झांसी भी है, जालौन भी है, कानपुर देहात भी है। मैं जालौन में भी गया था। जालौन में भी हमारी जालौन की जो जीडीपी है वो 10,000 करोड़ की है, लेकिन जब मैंने वहां के प्रस्ताव देखे 4 फरवरी को तो पता चला कि 49,000 करोड़ के वहां एमओयू हो चुके हैं और बड़ी तेजी के साथ निवेश हो रहा है। जब हमारे 2 ही डिस्ट्रिक्ट में समीक्षा के बाद हम लोगों को पता चला कि इतनी तेजी के साथ इस प्रदेश में निवेश हो रहा है, तो निश्चित हम लोगों को लगा
कि आने वाले समय में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, जो पहले 10,000 रखा, फिर 10 लाख करोड़ रखा, फिर 17 लाख करोड़ रखा, इसके बाद 27 लाख करोड़ रखा, हमारे निवेशक बंधुओं ने उस सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और आज 32 लाख से कहीं ज्यादा इन निवेशकों ने अपना पैसा निवेश यहां उत्तर प्रदेश में किया है। इसलिए मैं उनका अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। विशेष रूप से मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, मैं छत्तीसगढ़ में गया था। छत्तीसगढ़ में उद्योगपतियों की जब बैठक हुई और एमएसएमई विभाग के कुछ उद्योगपति उसमें आए, उन्होंने सबसे पहले ये प्रश्न किया कि कोरोना काल में हमने जो ठेके लिए थे, कोरोना की वजह से हम ठेकों को पूरा नहीं कर पाए। हमारी जो जमानत राशि थी, हमने जो जमा की थी, ठेके पूरे होने की समय में पूरे ना होने की वजह से हमारी जमानत राशि जब्त कर ली गई है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम से कम इसमें कुछ ऐसी सुगमता लाई जाए, उस सुगमता की वजह से कम ये एमएसएमई को बचाया जा सके। हम लोगों ने उनका प्रार्थना पत्र लिया, प्रार्थना पत्र लेने के बाद वित्त मंत्री जी को दिया। आज मैं कह सकता हूं जब 2023 और 24 का यह बजट पेश हुआ तो देश की वित्त मंत्री, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा एमएसएमई में जो यूनिटें थी किसी तरह से कोरोना काल में सिक कर गई थी, किसी तरीके से वो काम पूरा नहीं कर पाई थी। हमारी भारत सरकार ने, या भारत सरकार के जो ट्रेड एवं है, हमारे जो जितने भी एमएसएमई हैं, वो जिन्होंने जो पैसे इस एमएसएमई की यूनिटों के की राशि को अपने पास छोड़ रखा है, उन्होंने घोषणा की कि इस बजट के में यह प्रावधान रखा जाता है कि देश में जितनी भी एमएसएमई हैं, उन्होंने कोरोना काल में अगर किसी तरह से काम पूरा नहीं कर पाए और उनका पैसा जमानत राशि में जब्त कर ली है, उसका 95% पैसा केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की जो यूनिटें हैं वो उसको अदा करेंगी। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि इस समय आज हम लोग देख रहे हैं किस तरह से आज हम लोग अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और अमृत काल में 75वीं वर्षगांठ मनाने के बाद देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी ने उसके पहले ही देश से आह्वान किया था कि निश्चित हम देश की अर्थव्यवस्था में $5 बिलियन का लक्ष्य उन्होंने 2025 तक रखा था और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस लक्ष्य को स्वीकार करते हुए $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, आज मुझे लगता है कि उन्होंने जो समय रखा था उसके पहले ही $1 ट्रिलियन का लक्ष्य वो पूरा कर लेंगे। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, मिला हुआ था, हम लोगों ने उनके अधिकारियों से जाके वार्ता की तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि इसमें बड़े बड़े उद्योग तो लगे हुए थे इस विक्रांत को बनाने के लिए, लेकिन इसमें 100 से कहीं ज्यादा एमएसएमई का योगदान है। उन लोगों के योगदान की वजह से ये विक्रांत बन पाया है। आज मैं कह सकता हूं कि एमएसएमई, अरे एमएसएमई के लिए मैं अच्छी तरह से मालूम है कि जिस समय कोरोना काल प्रारंभ हुआ, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी। जब विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी तो निश्चित हमारे देश में भी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी समय समय पर आह्वान कर रहे थे, समय समय पर कह रहे थे और उन्होंने इसके तहत उन्होंने आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो भी वस्तुएं बन रही हैं वो हमारी जो छोटी छोटी एमएसएमई है
उनके द्वारा ही वो जो चीजें बन रही हैं उनका ही वो उपयोग क्षेत्र की जनता को करना चाहिए, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो मास्क हो, कुछ भी हो। ये छोटी छोटी यूनिटों में बनाकर इस कोरोना काल में हमारे देश के जनता की मदद की है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, जिस समय कोरोना काल में ये एमएसएमई की यूनिटें कुछ शिक होने लगी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने चिंता की। उन्होंने किसी तरीके से हमारी जो छोटी छोटी यूनिटें हैं, अगर ये छोटी छोटी यूनिटें ही बंद यदि हो जाएंगी तो निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था का बढ़ा सकती है। उन्होंने तुरंत आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक विशेष पैकेज की घोषणा की और उस पैकेज घोषणा के माध्यम से उन्होंने 3 लाख करोड़ एमएसएमई की मदद करने के लिए पैसा दिया। इसके बाद 1.5 लाख करोड़ उसमें और ऐड किया और जब 2022-23 का बजट जब वित्त मंत्री जी ने पेश किया तो उसमें 50,000 करोड़ रुपए और डालने का काम किया। इसे आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत करीब 5 लाख करोड़ का पैकेज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिसकी वजह से जो एमएसएमई सिक हो गई थी उन्हें उनकी मदद मिली। और मैं कह सकता हूं 5 लाख करोड़ से का उपयोग आज हमारी एमएसएमई ने किया और हमारी इंडस्ट्री विभाग के जो उद्योग बंधु हैं उन्होंने भी उस पैसे का सदुपयोग किया और आज 3.6 लाख करोड़ रुपए इन यूनिटों को दिया जा चुका है, इन फैक्ट्रियों को दिया जा चुका है और ये योजना 31 मार्च 2023 तक अभी भी लागू है। हो सकता है कुछ उद्योग बंधु यहां बैठे हो, उनका मैं आह्वान करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं, अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही हो तो निश्चित इस योजना के अंतर्गत अपने उद्योग में इस योजना के अंतर्गत मदद ले सकते हैं और अपने उद्योग को पुनः चालू कर सकते हैं। आज हम लोग यहां पधारे हैं और आप सब लोग यहां पधारे हैं। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि किसी उद्योग बंधु को, चाहे वो एमएसएमई का पार्ट हो या ना हो, उद्योग बंधु है, उस प्रदेश में उद्योग लगा रहा है, कहीं भी उद्योग लगा हो, अगर उसे एमएसएमई के द्वारा कोई मदद की आवश्यकता है तो हमारे एमएसएमई मंत्रालय के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और निश्चित आकर कोई भी वहां मदद ले सकता है और निश्चित अपने उद्योग धंधे को आगे बढ़ा सकता है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि आज हमारा जो अमृत काल चल रहा है उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने 2047 तक का जो लक्ष्य रखा है, जब वो 100 आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे उस समय देश पूरे विश्व में सबसे ताकतवर देश होगा और उसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। निश्चित यहाँ निवेशक जो यहाँ आए हैं, मैं अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद मंत्री जी, थैंक यू सो मच आपके मार्गदर्शन के लिए। और मैं विनती करूंगी श्री मयूर महेश्वरी जी, डायरेक्टर एंड कमिश्नर हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स, टू गिव द कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड वोट ऑफ थैंक्स। आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमएसएमई, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे विभाग के आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री राकेश सचान जी, अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद जी, प्रांजल यादव जी और लीडिंग लाइट्स जो इंडस्ट्री के हैं, डायरेक्टर जनरल निट्रा श्री अजय सरदाना जी, श्री मनमोहन सिंह जी, श्री ललित ठुकराल जी। एक चीज़ आप मेरे से सहमत होंगे कि ये ऐसा सेक्टर है टेक्सटाइल्स जो हम सबके दिल के बहुत करीब है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। और जो सेक्टर सबके दिलों के करीब होता है उसमें राज्य सरकार सबसे ज़्यादा, सबसे प्रगति के रूप में और सबसे पुरजोर तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद करने के लिए सबसे आगे रहेगी। मैं राज्य सरकार की ओर से आप सभी को यहाँ आमंत्रित जितने भी गेस्ट्स हैं, माननीय मंच को,
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिन निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश के लिए MOUs किए हैं और 32 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट्स अलग दूसरे सेक्टर्स में किए हैं, उन सबको मैं एक बार फिर से विलंब ना करते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए उन सब का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूँ और एश्योरेंस देता हूँ कि जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट इंटेंट्स दिखाई हैं उनको हम ग्राउंड पे उतारेंगे नई पॉलिसीज़ के माध्यम से, जो कि मैं कह सकता हूँ विच आर द बेस्ट इन द कंट्री। 25 राज्यों से हम लोगों ने उसका कंपैरिजन करा के ये पॉलिसीज़ आप लोग के सामने रखी हैं। तो इन सभी बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी हम एक उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए
नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है।
नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। FSDA, Government of Uttar Pradesh, to talk on the strengthening the ecosystem in Uttar Pradesh. Ma'am, please.